वेलकम अर्चना। थैंक यू सर। सबसे पहले शुभकामनाएं। पहला सीधा सवाल, और ये बिल्कुल ब्रुटल ऑनेस्ट इंटरव्यू होना चाहिए आपका, जो आपको जी मन में आए आपको वही बोलना है, ठीक है? कल जब हम लोग बैठ के 2021 की रणनीति की चर्चा कर रहे थे, परसों एक्चुअली, जी। उस समय क्या ये सोचा था कि हम 8th रैंक के साथ डेप्टी कलेक्टर बनेंगे, या फिर ये सोचा था कि सिलेक्शन तो अपना तय है? ऐसा सोचा था कि सिलेक्शन तो मिलना चाहिए। जी जी। बाकी डिप्टी कलेक्टर मिलेगा या नहीं, इसमें थोड़ा डाउट था। और इसीलिए शायद उस दिन जब ये पता चला कि 20 का रिजल्ट अब लेट आ रहा है, तो हम जी। लोगों ने 21 की भी तैयारी की बात करना हाँ, शुरू कर बिल्कुल दी। बिल्कुल। मुझे थोड़ा सा बैकग्राउंड आपका जानना है, क्योंकि बच्चों के मन में एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि जी सेल्फ स्टडी एक बहुत पावरफुल चीज है। और जितना मुझे याद है, जब मेरी आपसे पहली मुलाकात हुई थी, तो आपने मुझे बताया था कि कुछ समय आप इंदौर में रहीं और उसके बाद में आपने सेल्फ स्टडी के ऊपर भी बहुत ध्यान दिया। क्या मानते हैं कि जब कोई मेंटर होता है, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी मेंटर हो, जी देयर वुड बी मेनी टीचर्स इन योर लाइफ जिन्होंने आपको सपोर्ट किया होगा, हर चीज किया होगा, बट मेंटरशिप के अलावा बच्चे की खुद की क्वालिटी जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, मुझे लगता है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आपने किस तरीके से अपने प्रिपरेशन को मोल्ड किया, और कैसे आप आज इस जगह पर बैठे हो? सर, सबसे पहले तो मैंने अपने ग्रेजुएशन टाइम से ही डिसाइड किया था कि मुझे तैयारी करनी है। थोड़ा मैं क्लूलेस थी कि मुझे किस चीज़ की तैयारी करनी है। मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ भी झुकाव था, लेकिन मैंने देखा कि उस टाइम पे असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर वैकेंसीज नहीं आ रही थी। एमपीपीएससी रेगुलर थी और बाकी कोई वैकेंसीज इतनी रेगुलर नहीं थी। तो मैंने एमपीपीएससी को सिलेक्ट किया और उसके बाद मैं खुद से थोड़ा पढ़ना स्टार्ट की, लेकिन मुझे इतना जम नहीं पाया कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, कैसे शुरू करूँ। मैंने लूसेंट उठाया, लेकिन नहीं, हो नहीं पाया मुझसे, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करती तो अक्सर नहीं फंसते थे लूसेंट से। तो फिर मैंने रीवा में ही कोचिंग ज्वाइन की थी एक प्री के लिए। तो उससे मुझे काफ़ी हेल्प मिली। एटलीस्ट प्री मेरा बहुत स्ट्रांग हो बहुत गया strong था। हो गया। हाँ, तो प्री का तो पूरा श्रेय वहाँ के लिए है, क्योंकि आज तक मैंने 4 प्री दिए हैं, ये 2022 का इंक्लूड करके। तो 22 में भी काफ़ी अच्छे नंबर है, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो रुकेगा। 22 के नंबर भी बता दीजिए, जो मुझे तो बताए थे आपने। जी 87 क्वेश्चन सही हैं, जी जी जहां जी तक मुझे याद है। जी और ये होता है कि एक बार प्री अगर आप मजबूती से कर लो तैयार, जी। तो बहुत अच्छे तरीके से फिर कभी प्री रुकता नहीं है। नहीं, बस वो एक बार तैयारी बहुत ज्यादा बिल्कुल इंपॉर्टेंट हो जाती है। राइट, बिल्कुल। बताइए, कंटिन्यू कीजिए आप। फिर उसके बाद 2020 में ये एग्ज़ाम हुआ था, 19 वाला एग्ज़ाम। तो मैंने प्री दिया था और प्री काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन हो गया था। जो गाइडेंस मिलना चाहिए और जो नोट्स वगैरह थे वो कुछ भी अवेलेबल नहीं हो पा रहा था। पूरी तरह से लॉकडाउन था, तो शॉप वगैरह भी नहीं खुलती थी और टेलीग्राम का इतना चलन नहीं था उस टाइम पे, और मैं भी नहीं जानती थी टेलीग्राम के बारे में इतना ज़्यादा। तो मैंने फिर ऐसा किया कि चलो हटाओ, अब जब कुछ है ही नहीं पढ़ने के लिए तो क्या करना है। तो फिर वो टाइम तो मेरा बहुत डिस्टर्ब हुआ, लॉकडाउन वाला। उसके बाद मैं दिसंबर में रिजल्ट आया था प्री वाला 19 का। तो उसके बाद मैं जनवरी में इंदौर आ गई थी। ओके। हाँ, इंदौर आने के बाद मैंने तैयारी करनी शुरू की। मैंने 19 का मेंस टोटली छोड़ रखा था। मुझे पता था कि मेरा नहीं होने वाला है। हाँ, यहाँ आकर मैंने CMICS में एडमिशन लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर से लॉकडाउन लग गया। हाँ, फिर से 1 महीने बाद हम लोग अपना सामान पैक करके चले घर गए। चले गए थे वापस। हाँ, राइट राइट, बिल्कुल। आपने बताया था। बिल्कुल। उसके बाद मेरी फ्रेंड है महिमा, उसका 19 का इंटरव्यू है। तो उसने मेरी काफ़ी हेल्प की। मतलब जब भी मैं उससे पूछती तो वो ऑनेस्टली मुझे बताती थी कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद 19 में अगर ये मुझे मिल गई होती तो अपन लोग क्लियर तो कर चुके होते। हाँ, 19 वाला भी अच्छा होता। लेकिन फिर ठीक है, उसके बाद हेल्प हुई और मैं खुद से भी तैयारी करती रही। और उसके बाद 19 का इंटरव्यू होना शेड्यूल हुआ, तो वो फिर से इंदौर आई। उसने उस टाइम पे भी मेरी काफ़ी हेल्प की और मेरा मोटिवेशन बढ़ाया। तो ऐसे ही करके फिर यहां से 20 वाला ये मेंस समझ दिया। में आता है कि अगर जी। आपको एक अच्छा गाइड मिल जाए, हाँ। आपको एक अच्छा सपोर्ट मिल जाए, जी तो पूरी पूरी संभावना। इसीलिए मैंने आपसे इंटरव्यू के पहले ही मैंने शुरुआत की थी कि आपको वो बोलना है जो हुआ है, जी ताकि बच्चों के पास में एक्चुअल चीज पहुंच सके। इंस्टीट्यूट कोई भी हो, हर इंस्टीट्यूट आपको केवल गाइडेंस दे सकता है। बिल्कुल हम लोग सिर्फ आपको ये कह सकते हैं, भाई ऐसा कर लो, इतना कर लो, ऐसा करने से हो जाएगा। जैसे कल हम बिल्कुल लोग डिस्कस कर रहे थे बैठे बैठे कि भाई 480 मार्क्स आप अलग से कवर करो, लास्ट के पेपर सो भी देखो। बताना हर किसी का काम होता है, लेकिन इनकी फ्रेंड का इंटरव्यू था, इन्होंने उसके ऊपर फेथ दिखाया। महिमा को मैं भी थैंक यू बोलूंगा कि आपने इतना अच्छा सपोर्ट किया, और आज उसका नतीजा यह है। और दुआ ये करूंगा कि आपका भी सिलेक्शन हो। मैं ये बिल्कुल जरूर होगा। बोलूंगा कि आपने, और बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ऑनेस्टी के साथ में बताते हैं कि क्या करना है और कैसे करना बिल्कुल। है। और आपकी सहेली ने इतना बताया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
दूसरी बात मैं मानता हूं कि अगर आप किसी ऐसे बच्चे को गाइड करना चाहो जो बिल्कुल नया है, तो आप उसे क्या कहना चाहोगे, किस तरीके से एग्जाम को आगे बढ़ना चाहिए, क्या अप्रोच रखनी चाहिए? सर मैं तो यही कहूँगी कि जो भी बेसिक बुक्स हैं हम्म। उनकी एक बार रीडिंग कर डालें, बना बिना ये सोचे कि इसमें क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। एटलीस्ट एक बार रीडिंग कर डालें, सेकेंड रीडिंग में हमें खुद समझ में आने लगता है कि इसमें से क्या ज़रूरी है और क्या ज़रूरी नहीं है। बेसिक बुक में कुछ एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे लक्ष्मीकांत, हाँ जैसे बिल्कुल लक्ष्मीकांत की यदि हम बात कर बिल्कुल लें, और अगर हम हिस्ट्री के लिए बात कर लें तो हम आपकी रामचरण शर्मा वगैरह जो आपकी आती बिल्कुल है, बिल्कुल एनसीईआरटी आती है, स्पेक्ट्रम वगैरह जो स्पेक्ट्रम भी आती वगैरह है जो आती है, उनकी बिल्कुल हम बात कर लें, जी इनको हम बेसिकली एक बार रीडिंग कर लें। बिल्कुल फिर क्वेश्चन हम, पेपर देख करके हाँ यही में आने वाला था, जी लास्ट ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स का कितना रोल होता है? बहुत रोल होता है। बहुत रोल होता है। कभी कभी तो रिपीट भी हो जाते हैं और हमें डायमेंशंस पता चलते हैं। जैसे अगर विद्रोह से क्वेश्चन आ रहे हैं ज़्यादातर जो आते हैं, तो अब अगर एक विद्रोह पूछ लिया लास्ट ईयर तो हम ये गेस कर सकते हैं कि शायद अगले साल दूसरा कोई विद्रोह पूछ ले, तो हमें एटलीस्ट डायमेंशंस पता चलते हैं कि हमें इस चीज़ को मजबूती से पकड़ के रखना है। राइट, क्योंकि लास्ट ईयर्स के पेपर्स में ये होता है आपका, अगर हमें देखा जाए तो आप लोगों ने देखा होगा 60-70% या तो एक चीज, और जो मेरा अनुभव है मैं देखता हूं, आपने शायद चेक की हो, सिलेबस की लाइन क्वेश्चन बन जाती है। बिल्कुल अगर आप देखेंगे गौर से, सिलेबस की लाइन जो है वो क्वेश्चन बन जाती है। अगर बच्चा सिलेबस की लाइन को पकड़ के रखे तो कई बार 60-70% क्वेश्चंस आपके, मैं ये नहीं कहूंगा एज इट इज हो जाते हैं, बट हाँ आपको प्रैक्टिस अगर आपने सिलेबस की लाइन की हुई होती है तो फिर आप उन क्वेश्चंस को डील कर जाते हो। बिल्कुल क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो था इस टाइम पे 2020 में, लिमिटेड नंबर्स के साथ, लिमिटेड वर्ड्स के साथ में नंबर्स को गेन करना, बढ़ाना, नया पैटर्न, नए तरीके से। आप ये सोचिए, इनको जो इंटरव्यू में सलाह देने वाली गुड़िया हैं वो 19 के इंटरव्यू में थे, तो उनके पास में 19 का अनुभव था, उसके बाद भी उस अनुभव का प्रयोग उन्होंने 20 में किया। तो जो लोगों का ये मानना है ना सिलेबस में कुछ चेंज हुआ है, कुछ हुआ है, अगर आपको पढ़ना आता है तो मुझे लगता है कि कोई समस्या उसमें नहीं आने वाली है। घर पे बात हुई, बिल्कुल पापा मम्मी ने क्या कहा? बस वो खुश हैं। कोई मैसेज पापा मम्मी को अगर वो वीडियो देखेंगे तो? क्योंकि देखिए कई बार हम बहुत सारी बातें डायरेक्टली नहीं बोल पाते हैं, ये खासकर अपनी फैमिलीज में ऐसा होता है कि बिल्कुल नहीं बोल पाते, बट उनका जो रोल होता है वो रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल तो आप अगर कोई मैसेज देना चाहे अगर इस वीडियो को देखें? सर मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई भी मैसेज दे करके उनके जो मेरे ऊपर है एहसान, तो मैं उनको बिल्कुल तो एहसान नहीं बोलेंगे उसको, वो उनका प्यार, उनका आशीर्वाद बोलेंगे हम बिल्कुल उसको। आशीर्वाद है, तो हाँ। मैं तो पूरा नहीं कर सकती हूँ। बाकी वो मेरी बात बिल्कुल समझते हैं, बिना बोले भी समझते हैं। हाँ। मुझसे ज्यादा फोन उन्हीं को आ रहे हैं। मैं नहीं सोई, पर वो साथ साथ वो भी नहीं सोए, भले वो रीवा में है, कंटिन्यूअस फोन उनको आ रहे हैं। तो अब बस मैं यही बोलूंगी कि उन्होंने जितना पेशेंस दिखाया है, अगर सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इतना पेशेंस दिखाएं तो वो स्टूडेंट्स के लिए मोटिवेशन का काम करता है। क्योंकि ये एग्ज़ाम ऐसी है कि हम साल 2 साल में नहीं सोच सकते कि हमारा हो ही जाएगा, हमें कंटिन्यूअस पढ़ना पड़ेगा। और अगर घर की तरफ से प्रेशर आता है कि नहीं अब 1 साल में तुमको करना है, तो फिर कहीं ना कहीं इंसान नर्वस हो जाता है और वो 1 साल फिर नहीं हो पाता है। ठीक है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे छोड़ा था कि तुम जितने साल पढ़ना चाहती हो उतने साल पढ़ो, हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है। ये मैं हर माँ बाप से अगर इस वीडियो को देखते हैं बाद में तो कहना चाहूंगा कि आप अगर, खासकर बच्चियों को आप अगर छोड़ते हैं, थोड़ी सी फ्रीडम देते हैं, तो मुझे लगता है रिजल्ट आपके सामने बैठा हुआ है। मैं एक चीज और, क्योंकि मैं खुद एक कोचिंग संचालक हूं, नो डाउट, और इसमें ये नहीं कहना चाहिए, और हम लोगों का रोल कितना होता है मैं मानता हूं वो 5% होता है, 95% सेल्फ स्टडी का रोल होता है, जो मान के चलता हूं। बिल्कुल। आपकी क्या अप्रोच है इसको लेकर? और सर क्योंकि मेरी देखिए मैक्सिमम बच्चा जो होता है वो कुछ समय तक कहीं जाता है, देखता है, हर चीज करता है, ये रियलिटी है जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल। मुझे भी और आपको भी, सबको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मैंने कुछ बता दिया, आपने सुन लिया, आपने कुछ दोस्त को बता दिया, उसने सुन लिया, बट एक्चुअल जो होता है वो सेल्फ स्टडी होती है। बिल्कुल तो सेल्फ स्टडी में खुद को मोटिवेट रखने के लिए क्या ऐसा किया जाए कि बच्चा, क्यों सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चा डिमोटिवेट होता है, तो आपको क्या लगता है आप कैसे ड्राइव करते, कौन सा ऐसा फोर्स था जो आपको ड्राइव करता गया कि हाँ मैं तो करूंगी, कर जाऊंगी? सर मुझे ऐसा लगता है कि अपने आसपास के जो स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, अगर हम उनका ग्रुप बना के पढ़ते हैं और साथ में टेस्ट वगैरह दे रहे हैं, तो टेस्ट के नंबर्स अपने आप में मोटिवेशन का काम करते हैं। ये मैं मानती हूँ कि टेस्ट के नंबर इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि खुद भी मतलब कभी कभी तो टेस्ट में मेरे बहुत बुरे नंबर आए हैं। 60-62 इतने भी आए हैं। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिर वो कंपटीशन की भावना जगती है कि जब हम साथ में पढ़ रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। राइट, समझ रहे हो मैम क्या कह रही हैं कि एक अच्छा ग्रुप अगर आपके पास में है, और एक नई चीज आपको यहाँ पे निकल के आई है कि पहली बार मुझे ऐसा सुनने में आया है कि एक कॉम्पिटिटर सपोर्टिंग, प्रमोटिंग और मोटिवेटिंग अनदर कॉम्पिटिटर,
और 2 अच्छे दोस्त जो साथ में रहे, और नतीजा ये है कि आज ये यहाँ पे हो। मुझे लगता है अगली बार महिमा भी बिल्कुल बिल्कुल इंटरव्यू के बाद में बैठी हुई दिखाई देंगी, जो मुझे लगता है ये फीलिंग बहुत जरूरी है। अक्सर मैंने देखा कि छुपाने से ये एग्जाम नहीं निकलेगा। इस एग्जाम में आप लोगों को थोड़ा सा ओपन होना पड़ेगा, एक दूसरे को अपनी कमियां दिखानी पड़ेंगी, एक दूसरी कमियां देखनी पड़ेंगी, और अगर आप ये करते हैं तो मुझे लगता है बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है। एक दो क्वेश्चन मैं आप लोगों में से किसी के लेना चाहूं, किसी का है कोई सवाल? मैम सबसे पहले आपको शुभकामनाएं। थैंक यू। मैम जैसे कि अभी आपका रिजल्ट आया, पर आप स्ट्रेटेजी बना रहे थे 21 के लिए, तो अब जैसे हमको 21 का मेंस देना है, तो हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है? मुझे तो ऐसा लगता है कि जो स्ट्रेटजी मैंने अपने लिए बनाई थी कि जो भी मेरे प्रीवियस जो नोट्स बने हैं उनको मैं बार बार रिवाइज करूं, जहां अपडेट करने की ज़रूरत है वहां अपडेट भी करूं, और क्योंकि टाइम इतना कम बचा है, 1 महीने के लगभग ये टाइम मोटा मोटी अगर समझ लें तो मुझे लगता है बार बार उसी को पढ़ना है और जहां ज़रूरत हो अपडेट करना है। हेलो मैम। मैम करंट अफेयर्स का कितना रोल होता है, और आप डेली रूटीन में न्यूज़पेपर और रोजगार निर्माण या फिर इन सब चीज़ को कैसे अपडेट करती थी, या फिर क्या स्ट्रेटजी फॉलो करती थी इन सब करंट तो मैं रोज का रोज ही करती हूँ, भले मैं मेंस दे रही हूँ या प्री दे रही हूँ, मैं करंट डेली का कवर करती हूँ। तो मैम आप उसके लिए क्या शॉर्ट नोट्स हाँ, मैं नोट्स बनाती हूँ, जैसे मैं दैनिक भास्कर पढ़ती हूँ डेली, और उसके अलावा उत्कर्ष के करंट अफेयर्स आते हैं रेगुलर टेलीग्राम पे, तो उससे भी मैं अपडेट करती हूँ, और उसके अलावा फिर मैं मंथली प्रतियोगिता दर्पण भी पढ़ती हूँ। थैंक यू मैम। पहले मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। अच्छा, जैसे मेरा कहना ये है, जैसे किसी ने फर्स्ट बार में जैसे प्री निकाला है, पहली बार में थोड़ी तैयारी कम है, प्री की भी कम है, उसका जैसे क्वालिफाई हो गया है, बिल्कुल। तो उसको मेंस के लिए क्या करना चाहिए? कोचिंग करना चाहिए, सेल्फ स्टडी के लिए पहली बार नोट्स पढ़ने चाहिए उसको? ये थोड़ा सा ऐसा डाउट भरा क्वेश्चन है, क्योंकि सेम चीज़ मेरे साथ हुई थी 19 में। तो अगर टाइम है तो आप कोचिंग करें, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, और अगर ऐसा लगता है कि आप खुद से पढ़ के नोट्स बना सकते हैं तो फिर आप खुद से करें। इसको मैं ऐसे आर्टिकुलेट करने की कोशिश करूंगा कि कोचिंग का असली मतलब क्या है। अगर कोचिंग का हिंदी में भावार्थ निकाला जाए तो क्या है? एक प्रकार का मार्गदर्शन, देखें, कोचिंग करना एक प्रकार का मार्गदर्शन करना। सो जो भी हम लोग यहां बैठे हुए हैं, हम सिर्फ आपको वे बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो आपका ये पहला और पहली समझ आपकी पैदा होनी चाहिए कि आप अपने कोचिंग वाले से ये क्वेश्चन जरूर पूछें, जो भी आपसे पढ़ रहे हैं, कि आपके सिलेबस में क्या क्या है। मुझे लगता है सबसे बड़ी जागरूकता की कमी है अर्चना, जो मुझे समझ में आती है, वो ये है कि लोग सिलेबस की तरफ नहीं भागते हैं, लास्ट ईयर्स के प्रीवियस क्वेश्चन के पेपर्स की तरफ नहीं भागते हैं, बल्कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है, उसकी तरफ भागते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये जो मुझे सबसे बड़ा पॉइंट समझ में आया वो है। तो मेरा मानना है कि गाइड आपको कोई भी कर सकता है, वो गाइडेंस आपको फॉलो करनी है। वो कोचिंग के साथ भी हो सकती है, वो ऑनलाइन भी हो सकती है, वो ऑफलाइन भी हो सकती है, उसके बिना भी हो सकती है। क्योंकि आप अगर 1 महीने कहीं पे गए हो, उसके बाद नहीं हो, तो कोई ये नहीं कह सकता कि उस 1 महीने में ही चमत्कार हो गया। हाँ, कोचिंग्स आंसर देती हैं। जैसे मैं खुद बात करूं, अगर मुझे एमपीपीएससी के बारे में कोई नॉलेज है तो कोचिंग्स हमें आंसर जरूर दे देती कि हमें क्या करना है, और उसमें फिर आपके मेंटर का रोल बहुत बड़ा होता है, और सबसे ज्यादा रोल आपका होता है, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं पूछेंगे हम जवाब नहीं देंगे। एम आई राइट? बिल्कुल। तो आपको भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं गाइडेंस ठीक है, जरूरी है, बट बात वहीं पे आकर रुकती है कि आपके पास आपकी स्ट्रेटजी क्या है, आपकी तैयारी क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ऐसा मानना है। ऐसा मानना है। जी। इसके साथ में बस लास्ट आपका एक क्वेश्चन और रहेगा जी। कि अब आप अधिकारी बन गए हैं, जी। क्या फीलिंग होती है, कैसा लगता है ये रिजल्ट जब आता है, उसके बाद फीलिंग क्या होती है? सर बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सारी चीज़ें याद आती हैं जो मतलब कभी हमें ऐसा लगा कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं और फिर रो दिए, तो वो सारी चीज़ें लगती है कि नहीं ठीक है, अब मिल गया। मैं उसका थोड़ा सा फल। चाहूंगा इस चीज को थोड़ा सा और आप एलोबरेट करो। मैंने इसलिए ये सवाल पूछा आपसे। जी। जैसे सिमी यादव जी को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ, 3rd रैंक है उनकी, मतलब ये नहीं कह सकता कि वो मुझे पहचानती है, मुझे नहीं पहचानता हूँ, लेकिन वो जिस संस्थान में जाती थी उस संस्थान का हिस्सा कभी मैं भी था, मैं भी वहीं जाता था उस टाइम पे। और मैंने एक चीज देखी, और मैं यहाँ इस इंटरव्यू के माध्यम से उनको मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ, आपकी 3rd रैंक आई है सिमी, कि शायद उन्होंने उस समय जब कोचिंग ज्वाइन की थी, शायद वैवाहिक जीवन भी उनका शुरू हो चुका था, और उसके बाद भी लगातार उन्होंने मेहनत की, तैयारी की, रुकी नहीं। 5 साल तो शायद हो गए होंगे, और उसके बाद में आप 3rd रैंक पे हो।
पेशेंस का जो रोल है वो बहुत बड़ा रोल है इस एग्जाम में। तो जो ये दौर होते हैं, जब अप्स एंड डाउन वाले दौर होते हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में बताओ कि उसको आप डील कैसे करते हो अप्स एंड डाउन को, क्योंकि बच्चों के लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। सर इसमें मैं फॉर्चुनेट हूँ मेरे पेरेंट्स के लिए, क्योंकि मेरे पेरेंट्स ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। मुझसे ज़्यादा उनको कॉन्फिडेंस रहता था कि जैसा अभी जो फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हुआ था वर्ग 1 वाला, मैंने तो कहा मैं वही पढ़ूंगी, मैं छोड़ देती हूँ ये, और फिर लास्ट में होगा जो देखा जाएगा। तो मेरे फादर इससे बिल्कुल खुश नहीं थे कि उन्होंने कहा हो कि तुम ये एग्ज़ाम दो या छोड़ो। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे अंदर काबिलियत है तो तुम बाद में भी ये जॉब ले लोगी और ये आती रहेंगी, लेकिन अगर एमपीपीएससी तुमने एक बार छोड़ दी तो शायद फिर तुम मुश्किल से है कि वापस उस ट्रैक पे आओ। तो उन्होंने मुझे डांटा भी कि तुमने क्यों फॉर्म डाला। मैंने पटवारी का भी डाला तो उन्होंने मुझे बोला कि क्यों डाला फॉर्म किससे पूछ के डाल दिया। बट उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया कि नहीं नहीं तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे जैसे ही बच्चों का होता है, किसका होगा। तो लेकिन पता है अर्चना, माँ बाप हमेशा अपने बच्चों में एक हीरो देखते हैं, एक हकीकत है। लेकिन एक बात मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा, जब मैं आपसे पहली बार मिला था, और आपको वो मुलाकात कितनी याद है मुझे नहीं पता कितनी याद है। बिल्कुल याद है। मैंने आपके अंदर एक जील देखी थी। अब जील को हिंदी में हम क्या बोलेंगे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसका पर हिंदी तर्जुमा को, कि आप कुछ पाना चाहते थे। और दूसरा, जब कल हम लोग बैठकर डिस्कशन कर रहे थे उस टाइम पे, जब मैंने बोला कि 87 क्वेश्चन है, मैंने कहा और नहीं ला सकती थी क्या, तो आप थोड़ा हंस दिए उस टाइम पे। उस समय मैंने आपसे एक लाइन बोली थी कि पेपर देते वक्त इस दिमाग के ऊपर कंट्रोल। बिल्कुल पढ़ना एक अलग मैटर है, बिल्कुल लेकिन पेपर देते वक्त इस मानसिक अवस्था पे कंट्रोल, इसका बहुत बड़ा रोल है। और वही सबसे ज्यादा क्या है एग्जाम। तो आपने चूंकि मुझे बताया भी है कि एग्जाम के समय आपका दिमाग एकदम कंट्रोल में था, बिल्कुल। कैसे रोकते हैं अपने थॉट को, या क्या सोच के करते हैं कि उस एग्जाम में आप घर, क्योंकि आपका जो स्कोर है, आपका जो सिलेक्शन है 19, आपने पढ़ा ही नहीं था। अगर आपने गौर से पढ़ा होता, आई एम श्योर आप वहां भी सेलेक्ट होते। आपको थोड़ा मौका मिला और आप क्रैक कर गए। तो कहीं ना कहीं एक मानसिक अवस्था का भी बहुत बड़ा असर है बच्चों में, क्योंकि बिल्कुल नो डाउट आपके मम्मी पापा की वजह से आप यहां बैठे हो, नो डाउट। अगर वो कहते बेटा जॉब पकड़ लो, नहीं होता, क्योंकि आप उसी दौर में थे जब 4 साल से एमपीपीएससी का रिजल्ट नहीं आया था। बिल्कुल बिल्कुल टोटल नेगेटिविटी थी। बट आपके पिताजी ने आपको मोटिवेट किया, तो उनका तो रोल कोई हम बोल नहीं सकते, कंपैरिजन नहीं उस चीज का। लेकिन उस बात को खुद में एक्सेप्ट करना, क्योंकि हो सकता है आपकी सहेलियों ने जॉब ले ली हो सकता है आपके दोस्तों ने जॉब करना शुरू कर दिया हो, राइट। और उसके बाद में पेपर की अनसर्टेनिटी, केवल ऐसा नहीं है कि आपको महिमा पॉजिटिव भी करती होगी और लोग आपको नेगेटिव भी करते होंगे, बिल्कुल बहुत सारी करते चीजें होती। आपका माइंड कैसे उस 2 घंटे को संभालता था? सर सबसे पहले तो 27 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू था। उसके बाद मैंने 1-2 दिन तो फ्रेंड से मिली और बाकी चीज़ें जो थी तो कि मतलब रिलैक्स हो जाऊं मैं, उस स्ट्रेस से बाहर निकलूं। और उसके बाद लगभग 30 तारीख से मैंने तैयारी स्टार्ट की और मैं किसी से नहीं मिलती थी। मेरे फ्रेंड्स मुझे चाय पीने के लिए बुलाते थे, तो चाय पीने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम नहीं है 5 मिनट, तो मैं नहीं मिलती थी, क्योंकि मेरे दिमाग में चीज़ें रह जाती हैं। अगर कोई डिस्कस कर रहा है, कोई टेस्ट पेपर डिस्कस कर रहा है, और जब तक मुझसे आ रहा है तब तक तो मैं खुश रहती थी। अगर मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो मेरे दिमाग में रह जाता था मुझसे नहीं आया, फिर मैं क्या करती थी, उसी को उठा के पढ़ना शुरू कर देती थी, जो कि डिस्ट्रैक्शन होता था। पहले तो हमें एक बार अपना सिलेबस कवर करना चाहिए ना, कि बहुत ज़्यादा डीप में किसी चीज़ में घुसना चाहिए। तो इसलिए मैं 20 दिन तो लगभग किसी से मिली नहीं, तो ऐसा कोई मेरे दिमाग में था नहीं बोझ। और उस दिन भी बाकी लोगों ने बोला कि सेंटर छोड़ देंगे, दूर है ऐसा। मैंने बोला नहीं नहीं, अगर मैं साथ में गई तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाऊंगी। तो मैंने खुद ही गई और जहाँ भी ज़्यादा किसी से बात नहीं किया। एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद फिर सारे फ्रेंड से फिर से मिल लिए। कल ही मैंने एक लाइन लिखी है कि खुद में खुदा ढूंढिए, जमाने में वो मिलने से रहा। तो ये बात समझ में आती है कि जब आप अपने आप के ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाते हो, आप अपनी रणनीति पे कॉन्फिडेंट हो जाते हो, या आपको अपने पर भरोसा हो जाता है कि आप जो कर रहे हो वो सही हो, फिर सफलता आपको मिलती है। और जो डिस्ट्रैक्शंस ये होते हैं, जैसे मैं खुद बता रहा हूँ, ये वही दौर है। आई एम श्योर आप फेसबुक पे भी होंगे, आप इंस्टाग्राम पे भी होंगे। कितनी बातें ऐसी नहीं है जो एमपीपीएससी को लेकर अभी नहीं चली हैं इस दौर में। और जब मैं भी लाइव आया था, आपसे बोलता था कि सिलेक्शन लेने वाला पढ़ रहा होगा। आप लोगों को याद होगा जब मैं बोलता हूँ कि सिलेक्शन लेने वाला, मैं अक्सर, आपको नहीं पता, मैं अक्सर 10 बजे एक लाइव लिया करता हूँ, कभी आप उससे मिले या नहीं मिले उसमें। और उसमें मैं लॉकडाउन में मैंने लिया उस लाइव के अंदर, मैं उसमें बोलता था कि जो पढ़ने वाला है वो पढ़ रहा है। क्योंकि बच्चा हमेशा सवाल पूछता था, सर पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट आएगा या नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। मैं बोलता जो निकालने वाला है ना वो भी पढ़ रहा है, आप अपना सोच लो। ये वही लोग हैं जो पढ़ रहे थे, जो डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे थे। और कोई अंतिम मैसेज बच्चों को जो लास्ट आप देना चाहें, बस इसके साथ इंटरव्यू खत्म करूंगा मैं। मैं तो बस यही बोलना चाहूँगी कि पेशेंटली सब तैयारी करते रहें, एक ना एक दिन जरूर सक्सेस मिलेगी।
थैंक यू सो मच अर्चना, आपने समय दिया, बच्चों को गाइडेंस दी। आपकी कोई बुक लिस्ट वगैरह कुछ हो, अगर आप कभी शेयर करना चाहो तो जरूर बता दीजिएगा। कोई और भी चीज आपको लगता है जो आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अपने चैनल के माध्यम से मैं उन लोगों को मोटिवेट करना चाहता हूं आपके माध्यम से जो घर बैठ के भी, हाँ एक चीज और, क्या आपको लगता है घर बैठ के तैयारी हो सकती है, यस और नो? सर बिल्कुल हो सकती है, कई बच्चों ने ऐसा कर भी दिखाया है। लेकिन सबको पहले अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करना पड़ेगा कि उनको कोचिंग की ज़रूरत है, गाइडेंस की, या वो खुद से कर सकते हैं। कभी भी इस बहकावे में नहीं आना है कि इसने किया तो मैं कोचिंग जाऊं, उसने किया तो मैं घर में पढूं। खुद से अपना एग्जामिनेशन करो और जैसा सही लगे वैसा करो। इसको सांवेगिक बुद्धिमत्ता का एक टॉपिक आपका आता है, सेल्फ एनालाइज करना, मुझे लगता है। मीडियम अपना हिंदी ही था? जी जी। आप हिंदी मीडियम से 8th रैंक है, ठीक है, ये आपने सोच लिया। अर्चना बहुत अच्छा लगा, और मतलब मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आपके साथ जो भी समय मुझे बिताने का मौका मिला, आपसे मैंने जो सीखा वो मैं आपको बता दे रहा हूं। आपकी सबसे बड़ी खूबसूरत बात जो है वो ये है कि जितनी भी देर में आपके पास में रहा, आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं रही, कभी भी एक स्माइल हमेशा रही, जो आपके कॉन्फिडेंस की बिल्कुल एकदम द्योतक है। और जब भी मैं आपको कुछ बता रहा होता हूं उसमें आपका खुद का एनालिसिस हमेशा चलता है। तो आप किसी के ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हो, नहीं, बिल्कुल नहीं। जो मैं समझ पाया, मतलब जितना मैं जान पाया, आप किसी के ब्लाइंड फॉलोवर नहीं हो। आप ये नहीं कह सकते कोई आपसे कि मैंने ऐसा बताया, ऐसा है। आप सुनते सबको हो, एनालाइज करते हो, जो आपके कैलकुलेशन में सही बैठता है आप उसको एक्सेप्ट करते हो। अंत में मैं सभी से यही कहूंगा अर्चना के साथ में कि सुनिए सबकी, करिए मन की, लेकिन खुद को जानिए जरूर, खुद को समझिए जरूर। अगर आपको लगता है कि आपको किसी की सपोर्ट की जरूरत है, किसी की हेल्प की जरूरत है, तो बेशक आप हेल्प लीजिए, सपोर्ट लीजिए, बात कीजिए, क्योंकि हो सकता है कोई बात करने वाला व्यक्ति आपको इस मुकाम पे लाके खड़ा कर दे। महिमा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने प्यारे टैलेंट को यहां तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल निभाया। आपके मम्मी पापा को बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मोटिवेट करके रखा, और उम्मीद करता हूं ये रीवा क्षेत्र ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के बच्चियों को खासकर बहुत ज्यादा मोटिवेशन देंगे कि हाँ, 1-2 अटेम्प्ट में भी जब महा नेगेटिविटी है तब भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू, थैंक यू।